साध्वी जी को समझाया, वो समझ गई। साक्षी महाराज को समझाया, संसद में उनसे स्पष्टीकरण किया। दूसरी बार विवाद किया जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि 45 के करीब आनी चाहिए सीट। 45 सीटें, 45 के ऊपर नीचे थोड़ा। इस बार आप जीत रहे हैं। तो मतलब आपने सिर्फ बीजेपी के लिए 25 सीटें छोड़ी हैं फिर इस बार। आम आदमी पार्टी ट्रस्टेड हो सकती है, टेस्टेड नहीं। हमारे बहुत सारे लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं। नमस्कार। प्राइम टाइम में आज बात दिल्ली के दंगल और उसे लेकर उठ रही चुनौतियों की। तारीखों का ऐलान होते ही तमाम राजनीतिक दल आखिरी तैयारियों को अंजाम देने में एक तरह से लगे हुए दिख रहे हैं। इसके लिए दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल था, लेकिन आज शाम ही कांग्रेस ने प्रचार की कमान अजय माकन के हाथ सौंपकर तस्वीर साफ कर दी और कुछ सवालों को एक तरह से लगाम लगा दिया। लेकिन ये कवायद एक तरह से सियासी पेच की तरह ही है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि पार्टी के भीतर की अंदरूनी कला थम चुकी है। लेकिन ये हाल पिछले चुनावों में सबसे कम सीट लाने वाली कांग्रेस का है तो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली बीजेपी की हालत भी कुछ जुदा नहीं है। पार्टी के तमाम बड़े छोटे नाम पर नरेंद्र मोदी के नाम तले दब चुके हैं। वैसे हो सकता है कि पार्टी को इसका फायदा भी मिला है, नहीं मिला, लेकिन बीजेपी का यही एक तरह से जो बीजेपी में बिखराव था उसको, जो 15 साल तक कांग्रेस को लगातार कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में रही, उससे बिखराव को बीजेपी को बचाया है। बहरहाल लोकसभा चुनावों में सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी उत्साहित तो है, लेकिन एक अनजाना सा डर और जो एक फीकापन सा है कहीं रिसने लगा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बाद में तय किया जाएगा। सुबह खबर आई कि बीजेपी ने अपने नेता और सांसद साक्षी महाराज को उनके बयानों को लेकर नोटिस भेजा है, जिसके बाद साक्षी जोर देकर ये कहते हुए सुनाई दिए कि नोटिस उन्हें नहीं मिला। पार्टी के नोटिस से महरूम साक्षी महाराज अपने फैमिली प्लानिंग के विचार और गोडसे के जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवादी उनको कहा था, पार्टी की खासी फजीहत करा चुके हैं। साक्षी महाराज से शायद आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मिले। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि 1 मार्च को विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विराट हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में करीब 1 लाख के लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। तो पार्टी विकास के नारे की बात बार बार कहे, लेकिन उसके नेताओं या इससे जुड़े हिंदूवादी संगठन अपने अतिवादी बयानों से बीजेपी का ग्राफ गिराते रहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने आज अपने कंटोनमेंट चुनावों में जीत के बाद नोट उड़ाने वाले कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जीत जताने का यह तरीका सही नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी इंडिया से अपने इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी इज अ सिंकिंग शिप। ये भी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 45 सीटें जीतने वाली है। तो क्या आत्मविश्वास है, ये चुनावी बयान है, या फिर कुछ इसमें जमीनी हकीकत भी है? मोदी और केजरीवाल एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी पार्टी के चेहरे हैं, साथ ही कई बातें मिलती जुलती हैं। दोनों की निजी छवि है वो साफ है। दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भाषणों से लोगों से तार भी जोड़ लेते हैं। लेकिन केजरीवाल के लिए वो विश्वास पाना जरूरी है जो दिल्ली छोड़ जाने के बाद उन्होंने खो दिया था। धरना बॉय के नाम से अपने आप को बार क्या वो पाएंगे? योगेंद्र यादव के पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र पर उन्होंने सवाल उठाए थे। हालांकि बीजेपी में भी ये सवाल उठ सकता है। कांग्रेस रेस में नहीं है, लेकिन उसकी अंदरूनी लड़ाई राह को और मुश्किल बना रही है। अरविंद लवली से कमान अब अजय माकन के हाथ में आ गई है। शीला दीक्षित और अजय माकन का जो द्वंद्व है वो बार बार सामने आता रहता है। तो आज प्राइम टाइम में चर्चा पार्टियों की कमियों की और चुनौतियों की। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ओम थानवी जी, एडिटर जनसत्ता, साथ हैं हमारे जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी के, रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ता कांग्रेस, आशीष खेतान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ प्राइम टाइम में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले मैं जीवीएल जी आपसे पूछना चाहूंगी, साक्षी महाराज को जिस तरह से सुबह खबर आई कि नोटिस दिया, क्या ये दिल्ली चुनावों का असर है? क्या ये घबराहट है बीजेपी खेमे में कि जिस तरह से अतिवादी बयान इनके नेता देते रहते हैं उससे जो उसकी छवि है उसको ठेस पहुंच रही है? इसमें कोई तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन विरोधी अपने राजनीतिक विरोधी दल ऐसे बयान कर सकते हैं, बट लेकिन साक्षी महाराज को अपने गोच से बयान से अलग होने के लिए
शीतकालीन सत्र के समय ही कहा गया और उसी दौरान सारे सांसदों को ये कहा गया कि आप इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां न करें और इसलिए वो सारे दिल्ली चुनावों को ध्यान में रख के किए हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं होगी। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, एक छोटे राज्य जिसमें 7 के 7 लोकसभा चुनाव हम जीत के आए हैं। इससे सब कुछ हमारी राजनीति देखा जाए तो मैं समझता हूं ये छोटे दल अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। ना जोड़े तो एक बात थी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हास्यास्पद है तो सवाल खड़े होते हैं। विनोद जी, आपका इनिशियल कमेंट, साक्षी महाराज को अगर नोटिस दिया जाता है, सीधे अगर बीजेपी से ना भी चुनावों से ना भी जोड़ें, लेकिन कैसे देखें अब जिस तरह से कल ही तारीखों का ऐलान हुआ और सुबह खबर आई कि उनको नोटिस पहुंचा है? देखिए, बात यह है कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका एक अच्छा पैठ है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बहुत भारी विवाद चल रहा है कि क्या जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी सामाजिक पॉलिसीज़ के साथ कोई उनकी तालमेल है। और ये बात सच है कि साक्षी महाराज को शायद नोटिस दिया गया, वो कहते हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिला और आज एक बड़े अखबार में उनको ये कोट करते हुए लिखा गया था कि जब मिलेगा तो देखा जाएगा। तो बड़ा डिसमिसिवली उन्होंने उस पे बारे में बात की। लेकिन आज ही एक और इनके नेता जो वेस्ट बंगाल के हैं श्यामल गोस्वामी, उन्होंने 4 के बजाय 5 बच्चों की बात की। देखिए, ये सवाल ये है, इन लोगों को ये सेंसिटिव होना पड़ेगा कि क्या इस देश में औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है? क्या उसकी इच्छा के विरोध में बच्चे पैदा होंगे? ये सवाल भी इसके साथ साथ उठता है। और अगर आप हिंदुओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहे हैं या ये सोच के ये बात कह रहे हैं कि हिंदू जो मेजॉरिटेरियन फीलिंग रखने वाले जो लोग हैं वो इससे खुश होंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए साक्षी महाराज को और श्यामल गोस्वामी को और एक जो साध्वी थी उनको, कि इस देश में महिलाओं के भी अधिकार हैं। और दिल्ली शहर में जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो ये बात उस परिप्रेक्ष्य में बड़े तौर पे राव साहब आएगी जिस परिप्रेक्ष्य में जो रेप की बात होती है। देखिए, चलिए आप इससे महिलाओं की उससे भी जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं अभी अगर, क्योंकि हम उतना डीप उस पे ना जाएं और मैं सिर्फ दिल्ली चुनावों के मद्देनजर इसे समझना चाहूं, दिल्ली में अपर मिडिल क्लास रहता है और उसका वोट बहुत अहमियत रखता होगा पार्टी के लिए। आपसे सर, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो नोटिस की बात आई साक्षी महाराज को? क्या बीजेपी इसको बैलेंस करना चाह रही है, जिस तरह से अतिवादी बयान आए उनके नेताओं के और साक्षी महाराज को एक तरह से नोटिस देकर क्या संदेश मिलता है इससे? मुझे ये लगता है कि हरियाणा के चुनाव को छोड़ करके बाकी जो 3 राज्यों के चुनाव हमने देखे, चाहे बीजेपी अपने हिसाब से कहे कि हमें तसल्ली है कि हमने काफ़ी अच्छा किया, पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक चमत्कारी जो व्यक्तित्व उभर के आया था आमसभा चुनाव में, वो जो है धीमे धीमे करके जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कोई बहुत मदद उससे नहीं मिली। इस तरह के बयानों से जो इस तरह के लोग, नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। अब ये जो दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली ये जो आज की घटना है, जो भी कार्रवाई उन्होंने की जिस भी तरह से, हालांकि वो खाली दिखावे के लिए है, क्योंकि कार्रवाई करनी हो तो पहले आदित्यनाथ का बयान भी आया, फिर साध्वी जो मंत्री हैं उनका बयान भी आया था जिसमें रामजादे वगैरह जो बातें थी, तो सिर्फ ये एक अलग मामला इसलिए जुड़ के आता है चुनाव के साथ में कि विकास के साथ में इस तरीके से बच्चे पैदा करने की बात मेल नहीं खाती है। जाता है तो क्या काफी? सुरजेवाला जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया ये तो एक सिर्फ सिंबॉलिक है, एक्सपल्शन होना चाहिए था, ये इससे नोटिस वोटिस से चलता नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो अपनी तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज दे ही दिया। देखिए निधि, भारतीय जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष की ये कार्यवाही केवल लीपापोती है, कागजी है, इससे अधिक कुछ नहीं। साक्षी महाराज ने जिस तरह से बिना सुने इसको खारिज कर दिया वो भी दर्शाता है। जब साक्षी महाराज ने महात्मा गांधी जी और गॉडसे को लेकर बयान दिया था तो उस समय अमित शाह जी ने नोटिस देकर एक्सपेल क्यों नहीं किया? गिरिराज सिंह जी के खिलाफ जो मंत्री हैं कार्रवाई क्यों नहीं की? अनेक नेता समेत कैलाश विजयवर्गीय इसी प्रकार के अनाप शनाप बयान महिलाओं को, अल्पसंख्यक और दूसरे वर्गों को लेकर देते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्पष्ट है बीजेपी दिल्ली के चुनाव से घबराई हुई है और वो एक बार फिर लीपापोती कर रहे हैं
और लोगों की आंखों में पर्दा डालना चाहते हैं, पर लोग जो हैं वो सब सच्चाई को जानते हैं और जिस प्रकार की कोशिश की जा रही है 7 महीने में अच्छे दिनों के सपने सब गायब हो गए हैं और दिल्ली के साथ भारी नाइंसाफी मोदी जी ने स्वयं और उनकी सरकार ने की है। चाहे वो इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा हो, चाहे 30% बिजली की दरें कम करने की बात हो, चाहे पावर प्रोडक्शन की बात हो, चाहे स्लम ड्वेलर्स को अधिकार देने की बात। मिस्टर राव, क्या जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि लीपापोती, आप कह रहे हैं हास्यास्पद, लेकिन क्या एक तरह से जो चेंज, जो बदलाव दिल्ली चाह रही थी, चेंज का जो एजेंट है, बदलाव का एजेंट है, एक तरह से तश्तरी पे रख के और आप आम आदमी पार्टी को ये सौंप रहे हैं, इस तरह के बयानों पर इस अगर हल्के तरीके से आप लोग रिएक्ट करेंगे तो? नो, हल्के तरीके से नहीं। मैंने कहा कि हमारी तुलना ऐसे छोटे क्षेत्रीय दल से मत कीजिए। आई थिंक आप एक राष्ट्रीय चैनल है, हम सब कुछ एक दिल्ली को लेकर हमारी पूरी रणनीति होगी। मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि हम एक केंद्र में सत्ता चला रहे हैं। हम हमारी छवि को पूरे देश भर में जो छवि है, हमारी जो मैंडेट, हमारी जो फोकस है डेवलपमेंट पर, उस बात को लेकर हम बहुत सीरियस हैं। जिस दिन ये बयान दिए गए उसके ऊपर सभी पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा हुआ। ये बार बार मीडिया में इस तरह के बयानों को एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उस पे बहसें होती हैं। इस बात को लेकर चर्चा हुई पार्टी के अंदर। उस समय दिल्ली के बात कहीं नहीं थी, ना सिर्फ क्षेत्रीय दल कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की बात है, लेकिन दिल्ली की जो प्रेस्टिजियस सीट है, देश की राजधानी है, उसके चुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मोहरा हो गया। अगर बीजेपी इस सीट को हमारे लिए पूरे देश मुख्य इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ दिल्ली को लेकर कोई डिसीजन हम नहीं करते हैं। पर भी वही थे केजरीवाल, ठीक है, बिल्कुल मोदी के बिल्कुल उनके निशाने पर भी थे। आप लोगों ने बहुत उछाला था केजरीवाल को, आप लोगों ने केजरीवाल को लोकसभा में भी बहुत उछाले थे, और ओम थानवी जी, विनोद शर्मा जी, उनको प्रधानमंत्री तक ले गए बहुत लोग। तो इसलिए हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस प्रकार की आंकलन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें दिल्ली के लिए भी हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। आपकी इस बात को सुनकर क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है, जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा मीडिया पर आरोप लगा देती थी कि आपने आम आदमी पार्टी को उछाला है, लेकिन हमने देखा किस तरह से बीजेपी की भारी जीत हुई और मीडिया का साथ भी था। लेकिन इस समय जो दिल्ली की परिस्थिति है, जो बीजेपी की घबराहट है, बौखलाहट है, आपके बयान से साफ झलक रही है आज। आशीष खेतान, आपसे, क्या वाकई में आप एक विकल्प, जमीन पर तो दिल्ली में है ही, आप लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव नहीं लड़े, आप लोगों ने और जगह तवज्जो नहीं दी कि आप दिल्ली पे कंसंट्रेट करना चाह रहे थे, और पूरी प्लानिंग के साथ काफी समय से आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है जो दिल्ली में जमीनी तौर पे काफी समय से सक्रिय है। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के ये बयान आ रहे हैं, या नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, क्या इससे उत्साहित है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमने बाकी जगह चुनाव पहले इसलिए नहीं लड़े क्योंकि हम दिल्ली में सरकार बनाकर एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? जीरो करप्शन। हम दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। इस समय दिल्ली में 4 कॉरपोरेशंस हैं। 4 कॉरपोरेशंस का साल का बजट करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए है, और उन सभी कॉरपोरेशंस पे बीजेपी का पिछले 8 सालों से कब्जा है, उनकी सरकार है। तो वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है। आपको पता है कि कूड़े के नाम पर करप्शन होता है, नाली बनाने के नाम पे करप्शन होता है। किसी से भी पूछ लीजिए कॉरपोरेशन में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कितना करप्शन है, एमसीडी में कितना करप्शन है। दूसरी बात है, जो शीला दीक्षित जी की सरकार रही पिछले 15 वर्ष, उसमें बहुत सारे घोटाले हुए। सीडब्ल्यूजी का घोटाला सबसे बड़ा था। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई कि अनाधिकृत कॉलोनीज में जितने भी पैसे विकास के नाम पर खर्च हुए, वो सीएजी को पता ही नहीं चल पा रहे हैं कि वो पैसे गए कहां। तो दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर 50% जनता को आज भी साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, जहां पर पिछले 1 दशक से एक भी कॉलेज की वृद्धि नहीं हुई है, जहां पर 1,80,00,000 जो पार्टियों की चुनौतियां हैं, 10,200 सरकार में बेड हैं।
नहीं, तो मैं पार्टी की हमारी चुनौतियां पार्टी और जो चाहती मुश्किलें है हैं कि वो हम समझने की पहले कोशिश स्वास्थ्य, कर रही हूँ। शिक्षा, थानवी जी, कॉर्पोरेशन आम इनको आदमी फिक्स पार्टी करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है आशीष, भ्रष्टाचार आम आदमी खत्म करना पार्टी चाहते हैं की क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि जिस और तरह से बिजली पानी बहुत आशीष बड़ा आ मुद्दा रहे है दिल्ली की आशीष जनता आ के रहे हैं, जिस सामने। तरह से नरेंद्र मोदी महंगाई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मुद्दा हमारे है, उस पर हम रैली काम कर करते रहे हैं, अगर बीजेपी का चलिए अतिवादी जो ग्रुप है वो उन पर हावी होता है तो वो उसकी छवि को डेंट करता है। बीजेपी कहती है हम विकास पे चलेंगे और केंद्र में हमारी बीजेपी की सत्ता है। लेकिन जब दिल्ली की बात होती है, आम आदमी पार्टी एक तो खास एक वही है जो एक तरह से बायपोलर चुनाव के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की भी चुनौतियां हैं, आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलात हैं। धरना बॉय कहा गया आम आदमी अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह से वो उनके लगातार आप रेडियो में प्रचार सुन रहे हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि हमें गलती हो गई 49 दिन में, जिस तरह से वो भागे थे एक तरह से। लेकिन उनकी चुनौतियां क्या इससे उबर पा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, बड़ी चुनौतियां तो उनके सामने संगठन की है। मोटे तौर पे केजरीवाल ही जो है वो नजर आते हैं पार्टी के नाम पे। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो योगेंद्र यादव भी हैं, मनीष भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन जो पार्टी है वो एक तरीके से एक छत्र इर्द गिर्द उनके रहती है। मुझको लगता है कि ये पार्टी को थोड़ा और ज्यादा लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा, जो उम्मीदवार वो चुन रहे हैं, जिस तरह से चुने हैं, अब वो सचमुच राजनीति सीखने लगे हैं। और लेकिन वो राजनीति जो है, जिस तरह का वादा उन्होंने किया था, वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। लेकिन उनके लिए आसान काम अब ये हो गया है कि सीधी लड़ाई है। कांग्रेस पहले चुनाव में हमको नहीं मालूम था, लेकिन पता चला कि कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पे सिमट गई। लेकिन इस दफा उनको पता है कि आमने सामने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी की जो सभा थी, जिसको मैं विफल इसलिए मानता हूं कि उनकी अपनी जो पहले की सभा थी उसे आधे लोग भी उसमें नहीं थे। और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया और उनको अराजक, ये जो धरने की बात आपने कही, तो धरना देना तो पहली बात कोई अराजकता नहीं होती है। पर अराजकता माने तो अराजक को आप नक्सलवादी और आतंकवादी यानी देशद्रोहियों से जोड़ें, ये उनका मेरे ख्याल में एक कहना चाहिए कि जो एक बौखलाहट होती है वो पार्टी की जाहिर हो चुकी है। लोग अभी मुझे एक टीवी वाले पूछ रहे थे शाम को कि मोदी की हवा चल रही है, तो सच्चाई तो ये है कि चर्चा केजरीवाल की दिल्ली में ज्यादा चल रही है, मोदी की नहीं है। कुछ परेशान से नजर आ रहे थे पूरी पार्टी। और ये जो मैं बात कर रहा था, पहले कह नहीं पाया था, मैं ये कह रहा था कि इन 3 चुनावों में जो बीजेपी की हालत रही, अब एक जोखिम वो नहीं लेना चाहते हैं दिल्ली में और पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं, तो अब वो सारी कमियां अपनी मान लेने को तैयार है।